बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 3 जुलाई पाकिस्तान में जुमे की सुबह आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 216। आज की अहम तरीन खबरों में एक तो DGISPR ने सहाफ़ियों से मुलाकात की है, नए प्रोपेगेंडे का ज़माना आ गया है। फिर इसहाक डार के जो रिश्तेदार पर FIR हुई है मुबैना तौर पर, वो कैसे हुई, किसने करवाई, उसके पीछे कौन था, किसने किसको सस्पेंड करवाया, नवाज शरीफ साहब का जादू क्यों नहीं चला, क्या वो जादू चलाने की कोशिश करते रहे या नहीं, ASP कौन था इसमें, मजिस्ट्रेट कौन था जो अकड़ गया, SHO को क्यों इसके अंदर सस्पेंड किया गया, काफ़ी सारी अब मालूमात आई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। उसके साथ ही साथ शौकत नवाज मीर, उनको आपको पता है कि पकड़ लिया गया, बल्कि अगवा किया हुआ है, उनको मिसिंग पर्सन बना दिया है। अब उनके इंडियन राब्तों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सामने लेकर आए हैं। भरपूर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उन्हें इंडिया से वाया दुबई पैसे मिलते थे। ये सब कुछ क्या हो रहा है ये भी आपके सामने रखेंगे, और भी काफ़ी सारी खबरें हैं। पहले ज़रा इसहाक डार साहब वाले मामले के ऊपर आपको अपडेट दे दें। सबसे पहले तो ज़राए ये क्लेम कर रहे हैं, या आप ये कहिए कि ये स्पेकुलेशन है, क्योंकि हमारे सामने अभी तक ना ही डार साहब की कोई स्टेटमेंट है, ना ही कोई हतमी तौर पर हुकूमत की स्टेटमेंट है, ना ही कोई पेपर है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जो स्पेकुलेशन है और जो हमारे ज़राए क्लेम कर रहे हैं, तो हम इस सबको फ़िलहाल स्पेकुलेशन ही कहेंगे। स्पेकुलेशन ये है कि इनमें एक इसहाक डार साहब के भतीजे भी हैं, ये जिनके ऊपर इज्तमाई ज़्यादती या गैंग रेप का इल्ज़ाम लगा है। इनमें एक शख्सियत के बारे में ये दावा किया जाता है या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो इसहाक डार के उसमें भतीजे भी हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि जब ये सारा मामला हो गया तो इस FIR को रखवाने की कोशिश की गई। रखवाने की कोशिश जाहिर है इसहाक डार जो है वो नवाज शरीफ साहब के बहुत ही करीब है। इस वजह से आप समझिए कि वो मरियम नवाज के भी बहुत ही करीब हैं। और फिर हों भी क्यों ना, मरियम नवाज की छोटी बहन जो हैं उनकी शादी इसहाक डार के बेटे से हुई है, जिनका नाम अली डार है। तो इसहाक डार उनके ससुर भी हैं। इस एतबार से मरियम नवाज और नवाज शरीफ के इसहाक डार जो हैं इस वक्त शहबाज शरीफ से भी कहीं ज़्यादा करीबी हुए हैं। तो इस FIR के बारे में अहकामात दे दिए गए कि इसे रोकना है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि कराची के एक बिजनेसमैन से इसी सारे मामले के अंदर इन्वॉल्व एक शख्सियत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने 80 करोड़ रुपए सीधे ही मांग लिए। जी, कितने? 80 करोड़ रुपए। वो जो शख्सियत थी कराची की, उन्होंने जाकर बड़े चौधरी को बताया कि हजूर, हम तो आपके मलंग हैं, हम तो आपके दरबार पर धमालें डालते हैं, आपने ये हमें किस सुपुर्द कर दिया, हमसे 80 करोड़ रुपए मांग लिए गए नजराने के तौर पर। तो उन्होंने कहा कि ठहरें, उनके जिन मैं निकालता हूं। उनके स्टाफ ने फिर एक शख्सियत को फ़ोन किया जिनका नाम आजकल बहुत गर्दिश में है और उनके सितारे भी गर्दिश में हैं। उनको फ़ोन करके कहा कि ये आप क्या चबले मार रहे हैं, दोबारा आपने इनसे रब्ता किया तो फिर आप अपना हशर देखिएगा। तो अब उन साहब के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त आप ये कहिए कि मूवमेंट चल रही है। फाइलें तो कईयों की बन रही हैं, लेकिन उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है। और भी बहुत सारी वजूहात हैं। पिछले दिनों भी एक मुठभीड़ हुई थी जब वो एक दूसरे मुल्क में दौरा करने जाना चाहते थे, किसी अहम मीटिंग में पहुंचना चाहते थे और उनको मना कर दिया गया था। बहरहाल इस बात को अब यहां छोड़ते हैं, ये तो बैकग्राउंड आपको बताया। अब ज़रा आगे चलते हैं। तो जब ये मुकदमा हो रहा था तो इसको रुकवाया गया सबसे पहले। फिर ASP जो था उसको कहीं से फ़ोन आया, SP नहीं ASP, मतलब बहुत ही जूनियर ऑफिसर को पिक किया गया। जाहिर है ऊपर भी बता दिया गया होगा। चौधरी साहब के नुमाइंदे ने कहा कि ये FIR हर सूरत करनी है, ये FIR आप जवाब नहीं दे सकते, FIR भी करनी है और मुल्ज़मान को पकड़ना भी है। अब ASP को एक तरफ जाहिर है उनके अपने आला अफसरान ने भी उस पर खामोशी रखी और ASP को कहा कि रब नेड़े या कसुन। उन्होंने बताया कि चौधरी जो कह रहा है करो, वरना तुम भी मारे जाओगे और हम भी मारे जाएंगे। तो किसी और के इन्वॉल्व होने, और मतलब पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स का जो सिस्टम है उसके इन्वॉल्व होने के बाद ये FIR जो है ये काटी गई। लेकिन ASP बेचारा फिर भी हिम्मत ना कर सका पुलिस लेके जाके मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने। उन्होंने कहा इतने बड़े ओहदेदार हैं, हुकूमती जमात के हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, इनके घर अगर मैं पुलिस के डाले शाले लेके चला गया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी।
उनको ये लगता था कि इनके हाथ पांव इतने लंबे हैं कि ये मामलात को बहुत आसानी से सुलझा लेंगे। तो एएसपी साहब बेचारे ट्रैक सूट के अंदर सिविल कपड़ों में एक्सरसाइज करने उन्होंने निकलना होगा या पता नहीं क्या, ट्रैक सूट के अंदर वो जराए क्लेम करते हैं कि वो इस शख्सियत के जिनको गिरफ्तार किया, जिनके करीबी रिश्तेदार को गिरफ्तार किया, उनके घर पहुंचे। अब मैं दोबारा आपको कह रहा हूं कि ये इल्जामात हैं, हमारे सामने कोई कागज नहीं है। तो जराए क्लेम ये कर रहे हैं कि वहां पर एएसपी जो है वो सिविल कपड़ों में जाकर उन्होंने वहां पर ये गिरफ्तारी डाली। गिरफ्तारी क्या, हाथ जोड़ के उन्होंने अंदर मिन्नत की, उन्हें मामला सारा बताया कि इसमें चौधरी इन्वॉल्व हो गया है। इससे पहले कि डाले आए, आपको उठाया जाए, और आपको पता ना कि डाले वो बोतलें जिसमें रखते थे गांव में देहात में, उसको भी डाला ही कहते थे। तो उन्होंने कहा कि ये ना हो कि बोतल की तरह आपको खोल भी दें और डाले में भी आपको रख दें, तो आप मेरे साथ ही चलिए। कहा जाता है कि 2 से 3 घंटे वो मिन्नत समाजत करके एएसपी कामयाब हुए। उनसे उनके जो आप ये कहिए कि मैं क्या कह सकता हूं, शहजादे जो उनके प्रिंस हैं, उनको अपने साथ ले जाने के लिए, या जो भी आपने उन्हें कहना है, वो जो उस घराने के चश्मो चिराग ने ये जो चिराग जलाया है और ये सारा कारनामा अंजाम दिया है, वो एएसपी के हवाले उन्हें कर दिया गया। चौधरी पीछे था। चौधरी ने एसएचओ को कहा कि अब इनका बयान भी करवाओ, क्योंकि अदालत के हिसाब से जो मजिस्ट्रेट होता है वो भी 24 घंटे ड्यूटी पे होता है और पुलिस तो होती 24 घंटे ड्यूटी पे है, तो बयान रात को भी हो सकते हैं। क्योंकि पीछे से चौधरी आपको मैं ये बता दूं कि चौधरी एक ही जगह से डरता है, चौधरी घोरे से डरता है, मतलब कि मगरबी ममालिक से डरता है, उनसे चौधरी पूरा तावन करता है। अब क्योंकि इसमें जो खवातीन थीं वो मगरबी ममालिक की थीं, एम्बेसी इन्वॉल्व हो चुकी थी, सुबह की एम्बेसी ने फ्लाइट करवा दी हुई थी, अपने शहरियों को उन्होंने फौरी तौर पर पाकिस्तान से बाहर भेजना था। उन्हें यहाँ के मामलात का पता है कि किसी और चीज़ में ना उलझा दें, फिर जब फड्डा भी मुबैना तौर पर हुकूमती फैमिली के साथ हो। तो चौधरी को पता था कि खवातीन ने सुबह उठते ही मुल्क से रवाना हो जाना है। हमारे ज़राए ये क्लेम कर रहे हैं कि वो मुल्क से जा चुके हैं। सिर्फ हमारे ज़राए नहीं, ज़िशान साहब ने भी सोशल मीडिया पर यह क्लेम किया, कई और सहाफ़ियों ने भी ये क्लेम किया है कि वो मुल्क से जा चुकी हैं खवातीन। अब मैंने दोबारा आपको कहा कि हतमी कोई चीज़ भी कहना इसमें मुश्किल है, क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है और इस स्टोरी के ऊपर बहुत कड़ा ये कह लीजिए कि जो हुकूमती टब्बर है उसने बहुत सख्ती से इसको दबाया हुआ है। चौधरी भी बीच बीच में से काम डाल रहा है, लेकिन मीडिया की जीनत स्टोरी को एक हद तक बनाना चाहता है, वो भी आगे चल के आपको बताते हैं। बहरहाल चौधरी साहब ने एसएचओ को कहा कि फौरी जाओ, जाहिर है एएसपी को भी कहा और एसएचओ को भी, और जाकर मजिस्ट्रेट से इसके बयान दिलवाओ। अब मजिस्ट्रेट थोड़ा सा जो जजेस हैं वो जाहिर है वो भी चौधरी से डरते हैं, काम करते हैं, लेकिन पुलिस और ब्यूरोक्रेसी से उनका रवैया फिर भी कदरे मुख्तलिफ होता है। मजिस्ट्रेट ने भांप लिया कि इस्तेमाल हमने हो जाना है, कल को चौधरी ने पीछे हो जाना है, और इतने बड़े ख़ानदान के चश्मो चिराग के खिलाफ अगर मैंने अदालत के अंदर उन खवातीन का बयान ले लिया तो फिर तो मामला ख़त्म हो गया। आपको पता है पुलिस का जब जाकर मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो जाना है तो फिर तो केस एक किस्म का काफ़ी हद तक वाटर टाइट हो गया, ये फिर बच्चे बचूंगड़े कहाँ से निकलेंगे। तो जो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने आगे से आएँ बाएँ शाएँ करके वो खब्बे सज्जे निकल गए, फ़ोन बंद कर दिया, या उन्होंने कहा कि ये सुबह करेंगे। सुबह उन्होंने जाहिर है अपने बड़े जिनके वो चेले थे उनसे रब्ता किया, उन्होंने मियाँ साहब को बताया कि ये क्या हुआ रात को। मियाँ साहब ने अपना प्रेशर डाला तो बेचारा एसएचओ जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। एसएचओ का नाम है गालिबन, अगर मैं गलत नहीं तो फरहाद अशरफ, फरहाद है या फरयाद अशरफ। इस एसएचओ को मुअत्तल कर दिया गया। कसूर इसका क्या, हालांकि एसपी भी इन्वॉल्व था, लेकिन एसएचओ आपको पता है माड़े पे गुस्सा निकलता है। कसूर यह था कि ये रातों रात गिरफ्तारी कसूर नहीं था, एफआईआर लोग कहते हैं वो कसूर नहीं था, वो तो चौधरी ने दिलवा ली। कसूर ये था कि ये बयान करवाने लगे थे लड़कियों के। अब ये हमारे जराए तो ये कहते हैं कि उनका बयान नहीं हुआ और बयान के बगैर ही वो मुल्क से बाहर चली गई, मतलब केस की कमर पहले ही तोड़ दी गई है। लेकिन अब आने वाले दिनों में पता लगेगा, चौधरी का कोई पता नहीं, बयान भी वो खुद से ही डाल दें अदालत के अंदर, वो तो बात की बात है। बहरहाल फिलहाल तक इत्तला यह है कि बयान उनका नहीं हुआ। तो अब दोबारा समझ लीजिए पूरी स्टोरी कि चौधरी साहब इसके पीछे थे, ये एफआईआर नहीं होनी थी। जाहिर है चौधरी साहब के पीछे एम्बेसी थी, एम्बेसी ने उन्हें बताया कि ये हो रहा है। चौधरी साहब पहले ही इस शख्सियत के ऊपर तपे हुए थे जिनके अजीज हैं ये,
उन्होंने ये सारी गेम डाल दी। एक तरफ ये गेम डाली, दूसरी तरफ मीडिया के हमें नुमाइंदे बताते हैं, वो हमें वैसे ये कोई अंदरूनी खबर नहीं, आप देख भी चुके हैं कि मीडिया ने इस खबर को डिस्प्रपोर्शनेटली चलाया। मतलब नॉर्मली हुकूमती खानदान की खबर इस तरीके से टीवी पर नहीं चलती, दबाकर फट्टे चलाए, नाम भी चला दिया। ARY ने तो कहा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार के करीबी अजीज, कोई माफी नहीं दी। इसहाक डार भी कहा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कहा, मतलब कि उन्होंने उड़ा के रख दिया। और सिर्फ ARY नहीं, सभी चैनल्स ने उड़ा के रख दिया। लेगेसी मीडिया सारे के ऊपर यह खबर चल रही थी, पाकिस्तान के अंदर सभी सहाफी इसके ऊपर कमेंट्री कर रहे थे। अब यह पता चल रहा है कि वो चौधरी साहब कह रहे थे कि इस खबर को दबा के रखें, गंदा कर दें, जरा एक दफा पकड़ के सबको बता दें कि डार साहब से लगते लेतों ने क्या किया है। जो इल्जाम है जाहिर है उन बच्चों के ऊपर या लड़कों के ऊपर, जो भी हैं वो, या मर्द हैं, उनके ऊपर जो इल्जाम है कि ये इन्होंने कारनामा किया, तो सारी मेहरबानी इसके अंदर चौधरी साहब की थी। बाकी आपको करेक्टर बता दिए, जो SHO मुअत्तल हुआ, जो मजिस्ट्रेट ने किया, और उसके बाद जो कुछ बीच में ASP ने किया, तो ये इसके पीछे कहानी थी। आने वाले दिनों में क्या बनता है वो देखेंगे इस डेवलपिंग स्टोरी को। लेकिन ये आपको बता दें, ये मैं नहीं सिर्फ कह रहा, नुसरत जावेद साहब का एक ट्वीट भी है कि स्कैंडल्स के दिन शुरू हो गए हैं। अब बड़े बड़े स्कैंडल्स आएंगे, बड़े बड़े इल्जामात लगेंगे, और किसी को समझ नहीं आएगा कहां से किसकी ठुकाई हो रही है। वो इशारा दे रहे हैं कि नून लीग की फाइलें जो हैं खुल गई हैं और चौधरी साहब उस तरफ रवान दवा हो गए हैं। बजट पास हो चुका, आपको पता है। सभी लोग बार बार, आपको याद होगा, सुहेल बड़ाइच ऐसे ही तो नहीं कॉलम लिख रहे थे, क्योंकि वो तो दो कल्ब एक जान की कश्मकश में हैं। सुहेल बड़ाइच मोहसिन नकवी के साथ बहुत ही करीब हैं एक दूसरे के, तो उन्हें तो जाहिर है वहीं से तार मिलती है। तो उनका ये कहना, सुहेल बड़ाइच साहब का, कि जुलाई में काम शुरू हो जाएगा, तो ये जाहिर है खबर तो ऐसा सच है या नहीं उसको छोड़ दें, ख्वाहिश भी शायद ना हो, ये तो अंदर की बात उन्हें मोहसिन नकवी साहब बता रहे हैं कि ये तौर अतवार है। बहरहाल आगे चलते हैं। अगली जो इसके अंदर सूरत हाल बन रही है कि अब नुसरत जावेद साहब का ट्वीट देखें, ये सारे मामला देखें, होती हुई FIR देखें, तो लग ये रहा है कि जो बादल हैं वो काले चढ़ना शुरू हो गए हैं। अब देखते हैं शरीफ खानदान इसमें से क्या करता है, क्योंकि पिछले 2-4 साल शरीफ खानदान का हाल उस बकरी या बकरे वाला है जो चने खा खा के पागल हो गया, और अब चौधरी बजिद है कि बाल्टी भर के इसे पानी भी पिलाना है। और अगर आपने रज के बकरे या बकरी ने चने खाए हों, ऊपर से बाल्टी भर के पानी पिला दें, तो वो चने फूल जाते हैं पेट में। उसके बाद फिर लेले की आवाज़ें निकलती हैं। लेला ना बैठ सकता है, ना लेट सकता है, और ना ही उसको हजम कर सकता है जो खाया होता है। तो क्योंकि इस वक्त इल्ज़ामात ये हैं कि एक तरफ मरियम औरंगज़ेब ने रेस लगाई हुई है कि मैंने ज़्यादा काम डालना है, दूसरी तरफ इसहाक डार साहब के साहबजादे अली डार को, आपको फुटबॉल में देखा ना, 2 साइड से स्ट्राइक करते हैं गोल पर, तो दोनों साइडें लगाई हुई हैं शरीफ खानदान ने कि बस काम डाल दो, कोई चीज बचे ना, ले जाओ उड़ा के हर चीज। तो एक तरफ से अली डार काम डालते हैं, रोज हिसाब होता है दोनों का बैठ के कि किसने ज्यादा काम डाला है। तो जिसका स्कोर कम होता है उसे कहा जाता है कि तेरे से अभी काम पूरा नहीं पड़ा, दबा के डालो। तो अब ये सूरत हाल है इस टब्बर की, और दूसरी तरफ डेवलपमेंट है। अगली खबर, DG ISPR की मुलाकात हुई है बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ। उन सहाफ़ियों ने खुद ही बताया, वीडियोज़ की हैं, और उसमें बड़ी सारी बातें तो इंडिया की कि इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया तो हम ये करेंगे, वो तो जाहिर है लफाजी है, ज़्यादातर कुछ भी नहीं करना हमने, करना होता तो अभी तक हम कुछ कर चुके होते। 50% पानी तो बंद है। अभी तक हमारी जो इसके साथ आप ये कह लीजिए कि सीरियसनेस तो ये है कि अभी तक हमने इंडस वाटर कमीशन का कुल वक्ती कोई चेयरमैन जो है वो नहीं लगाया। अभी तक टेम्परेरी ही किसी को चार्ज दिया हुआ है, ज़ाहिर अली शाह साहब ने। इससे पहले जो जमात अली शाह साहब थे, जाहिर है इंडस वाटर कमीशन का जो भी आता है रूए रवां, वो इंडस वाटर कमीशन को चौधरी साहब ही देखते हैं। तो जो जमात अली शाह साहब थे उनकी बाद में इन्वेस्टिगेशन करके उन पर इल्ज़ामात लगाए गए थे, ये इंडिया के साथ मिले हुए थे, इन्होंने जानबूझकर इंडिया के खिलाफ मुकदमा दुरुस्त तरीके से पाकिस्तान के प्रेजेंट नहीं किए, और फिर उनको बाहर भी निकाल दिया, और वो शायद कनाडा चले गए और वहां पर आबाद हैं। और उन पर इल्ज़ामात ये हैं कि उन्होंने जानबूझकर पाकिस्तान का केस हारा, और कई सालों तक उन्होंने मौसर तरीके से आलमी अदालतों में इंडिया को जवाब ही नहीं दिया, और इंडिया की पोजीशन को वो चुपचाप उनके साथ मिलके, ये भी इल्ज़ाम है कि शायद उन्होंने फ़वाइद भी लिए इंडिया से, और वो करते रहे। अब वो चौधरी साहब का बंदा लगाया हुआ था,
तो फिर जाहिर है चौधरी साहब भी इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन चौधरी साहब का तो एहतसाब नहीं हो सकता। यही काम किसी सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ से हुआ होता तो अभी तक डंडे पे चढ़ा देना था चौधरी ने, क्योंकि जमात अली शाह साहब उनके ही लगाए हुए थे, तो अब चुप है इस सारे मामले के ऊपर, चौधरी नहीं बोला। तो अभी भी कोई परमानेंट वहां पर इंडस वाटर कमीशन का बंदा नहीं लगाया, लेकिन सहाफ़ियों को ये बताया। लेकिन असल बात जो सहाफ़ियों के सामने रखी वो ये रखी कि ये जो कश्मीर एक्शन कमेटी है इसके पीछे से इंडिया का हाथ है, ये उनको बताया गया। और साथ ये भी बताया गया कि टीएलपी की तरह ये बयानियां बनाते हैं, ये कालादम है और इनका हशर भी वही किया जाना है। उनको बारूद दे के भेजा गया कि अब आपने बाहर क्या प्रोपेगेंडा करना है। उसके साथ ही साथ जो नून लीगी अकाउंट हैं बहुत सारे, उन्होंने शौकत नवाज मीर की अब तस्वीर जारी करना शुरू कर दी और यह क्लेम करना शुरू कर दिया कि शौकत नवाज मीर ने गिरफ्तार होते ही फर बोलना शुरू कर दिया है। और उन्होंने यह बताया है कि राजेश सिंह भारत से, उन्हें जेम्स स्मिथ उनका हैंडलर बरतानिया में था और एक हैंडलर अब्दुल्ला गरबी दुबई में था जहां से पैसे इनको मिलते थे। ये उन्होंने, अब जाहिर है ये फर्जी नाम भी हो सकते हैं, महज इल्ज़ामात भी हो सकते हैं और ये चौधरी की तरफ से दिए गए नाम भी हो सकते हैं, नून लीग वालों की अपनी इख्तरा भी हो सकती है। तो ये अब शौकत नवाज मीर की वीडियोस, तस्वीर, कुछ एआई बनी हुई, कुछ रियल, वो जारी की जा रही हैं और उन्हें गंदा किया जा रहा है कि राजेश सिंह से वो ये पैसे लेते थे या फलां के तवस्सत से उनको ये पैसे पाकिस्तान के अंदर मिलते थे, आज़ाद कश्मीर में मिलते थे। उनके बारे में वही प्रोपेगेंडा जो चौधरी चाहता था, एक तरफ सोशल मीडिया पे वो शुरू करवाया, दूसरी तरफ सहाफ़ियों से मिलके उनको पूरी तरह से उन्होंने बताया कि ये सारा मामला हो रहा है। अब अगली खबर ले लीजिए। 27 जुलाई को मुनक्कद होने वाले जनरल इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। बहुत ही उम्दा फैसला, लेकिन लेट क्यों? ये फैसला तो जब चौधरी ने हाई कोर्ट से बल्ले का निशान दिलवाया था, 7 पार्टी को बहाल करवाया था, ये उसी वक्त किया जाना चाहिए था। उस वक्त क्योंकि चौधरी को सांस नहीं आ रही थी, इलेक्शन में गहमा गहमी नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल करना था, तो उस वक्त ये फैसला करवा लिया गया फौरी। और अब गहमा गहमी हो गई, मैंने आपको पहले भी कहा था और मैंने आपको उसी दिन बता दिया था कि अगर चौधरी ने इशारा कर दिया कि आपको नहीं लड़वाना तो हमने खुद ही इलेक्शन से भाग जाना है। याद कीजिए 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको ये बताया था। और अगर चौधरी ने कहा कि नहीं नहीं आपकी ज़रूरत है, तो फिर 20 तारीख को बल्ला भी वापस मिल जाना है, इजाज़त भी मिल जानी है और धड़ाधड़ इलेक्शन होना है। अभी वही कश्मीर की क़यादत जिन्होंने 33 हलकों में टिकट्स की लिस्ट फाइनल करके भेजी, गौहर खान साहब ने ट्वीट किया कि 2 जुलाई को 29 को कहा कि आज ही के दिन अपने एतराज़ात फाइल करें, 2 तारीख को हम हतमी लिस्ट भी लगा देंगे। और आज 2 तारीख को हतमी लिस्ट लगाने की बजाय ट्वीट किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि हमने उसमें हिस्सा नहीं लेना क्योंकि हमें दीवार के साथ लगा दिया गया है। चलें, हो सकता है अब दीवार में फ्रेम करके लगाया गया हो, पहले फ्रेम के बगैर आपको दीवार के साथ लगाया गया हो, अब आपको समझ आई। हमने तो पहले मोमेंट आपको कहा था, तो अब आप कहेंगे कि गिल साहब जो आपने पहले कहा था उन्होंने आप कह दिया, तो फिर क्या आपने शोर मचाया हुआ है? बात तो वही है। नहीं, वो बात नहीं है। आपने अपनी क्रेडिबिलिटी इस सारे काम के अंदर डाल दी। आपने जो 1-2 हफ्ते चौधरी को चाहिए थे इस सारे मामले में, वो उसको इस्तेमाल करने दिया आपने इमरान खान के पॉलिटिकल कैपिटल को, और अब उन्होंने आपको स्लाइस करके साइड पे कर दिया, आपको इशारा कर दिया कि अब आप ये कर दें, तो हमने ये कर दिया है। तो अब तहरीक इंसाफ का जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो सामने आया है कि अब इस इलेक्शन के अंदर नहीं जाना क्योंकि इसमें हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। नून लीग कहती है कि ये भाग गए हैं, देखें इलेक्शन से, जाहिर है पॉलिटिकल वो स्टेटमेंट देंगे। उसके जवाब में मतीउल्लाह जान ने, तारिक फजल चौधरी साहब ने क्योंकि भागने वाली बात कही, तो मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि आप तो खुद ट्रिब्यूनल से भागे हुए हैं, फॉर्म 45 आपसे जजेस मांगते थे, बजाय इसके कि आप उन्हें फॉर्म 45 देते, आपने वो जजेस ही उड़वा दिए बेचारे हाई कोर्ट से, तो आप तो खुद फरार हुए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं जी। बाग में अब एक तरफ तो ये सब कुछ किया जा रहा है, शौकत नवाज मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा, बाकी चीजें। बाग में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुश्ताक मिन्हास को साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सरदार मकसूद अहमद शमसी के जनाजे में शिरकत से रोके जाने का दावा किया गया है। बताया गया कि जब वो वहां पहुंचे तो आम कश्मीरी जो हैं वो इतने मुतनफ़र हैं मौजूदा हुकूमती सेटअप से कि उन्होंने उन्हें कहा कि आप ये जनाजा नहीं पढ़ेंगे।
और उनको वहां से हटा दिया गया। मोहम्मद ज़ीशान अवान जो हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ग्राउंड के ऊपर इतनी बुरी हालत है कि लोग नहीं चाहते कि ये उनके जनाजे भी पड़े। आगे बढ़ते हैं। इस्तेहकाम पार्टी की पेशरफ्त हुई है, उसमें सरदार तनवीर इलियास उन्होंने झंडा पहन लिया इस्तेहकाम पार्टी का, और उन्होंने बहुत रोते हुए, बहुत ही आप ये कहिए कि गम के अंदर बड़ी पुरजोश किस्म की तकरीर भी की जब उन्होंने इस्तेहकाम पार्टी को ज्वाइन किया। वैसे अलीम खान साहब की भी हंसी निकल रही होगी कि इतना सीरियस तो मैंने कभी इस्तेहकाम पार्टी को नहीं लिया जितना रो रो के तनवीर इलियास साहब ले रहे हैं। भारत अब सूरत हाल क्या है, ये तनवीर इलियास साहब ने ज्वाइन कर लिया, ये बड़ी खबर नहीं है, लेकिन कश्मीर की सूरत हाल से बड़ी खबर यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए एक मुसलसल तीसरी फोर्स चौधरी साहब ने क्रिएट कर दी है उन्हें प्रेशराइज रखने के लिए। अब उन्होंने बता दिया है कि अगर आप सीधे अच्छे बच्चे बन के नहीं चलेंगे तो हम कश्मीर जो है पीपल्स पार्टी को देना है या नून को देना है। पीपल्स पार्टी को ही देने का ज्यादा फैसला हुआ है, लेकिन नून को देना है या पीपल्स पार्टी को देना है, हम इसकी बजाय तहरीके इस्तेहकाम को भी दे सकते हैं। तो दोनों की ब्लैकमेलिंग के लिए ये तीसरी फोर्स को भरपूर तरीके से पहले गिलगित बल्तिस्तान में, अब वहां पर थोड़ा लेट उनको सपोर्ट किया, यहां पर पहले से ही चौधरी साहब जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे खबर ये आ रही है कि जो सुप्रीम कमांडर अली खामेनाई साहब जिनकी शहादत हो गई थी, उनके जनाजे की तकरीबात जो हो रही हैं उसमें पूरी दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। यह भी क्लेम किया जा रहा है जावेद चौधरी साहब की तरफ से कि शहबाज शरीफ और कतरी वजीर आजम भी जाएंगे इस जनाजे में, और इसलिए जाएंगे ताकि इसराइल के ही जनाजे पर हमला ना कर दे। जब ये दोनों वहां होंगे, ये सालिस हैं, तो इसराइल और अमेरिका जनाजे पर हमला नहीं कर सकेगा। ये उनका इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट है कि ये इसलिए जाएंगे। ये नहीं वो कह रहे कि वो वैसे भी जाना चाहते हैं, वो कहते हैं इसलिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो दूसरी इसमें सूरत हाल सामने आ रही है वो ये है कि जो अली खामेनाई के साहबजादे जो इस वक्त सुप्रीम कमांडर हैं, वो शायद इस जनाजे के अंदर, मुश्तबा खामेनाई जिनका नाम है, वो शायद इस जनाजे में शिरकत ना करें। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो अपने वालिद के जनाजे में शिरकत नहीं करेंगे, ये क्लेम किया जा रहा है। बाकी आगे देखते हैं, हो सकता है वो ऐन वक्त पर आ जाएं और जल्दी से जनाजा पढ़ के वापस दोबारा से अपनी जो भी सिक्योरिटी में रूपोश होते हैं वो हो जाएं। तो ये अभी हतमी बात नहीं है, लेकिन ये क्लेम किया जा रहा है। अच्छा, ये एक तस्वीर देखिएगा, ये पाकिस्तान में से ये तस्वीर जारी की गई है कि ये चारों साहबान जो हैं ये जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जनाजे में शिरकत की तस्वीर है जो आपने खुद ली है और फिर जारी भी की है ट्विटर पर, तो इस पर इतनी मुस्कुराहटें किस चीज़ की हैं आपको, ये मेरी समझ से बाहर है। अब मुझे नहीं पता कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मामला भी हमारी बाजी जैसा है कि वो हंसते हैं नहीं, लेकिन उनका मुंह भी हंसने पे किसी ने रोक दिया है, मुझे ये नहीं पता। लेकिन खासे माशाल्लाह उम्र रसीदा हैं, लेकिन मतलब कहने का कि मैच्योर आदमी हैं। समझ से बाहर है कि जनाजे पे जाते हुए इतनी मुस्कुराहटें उन्हें किस चीज़ की आ रही हैं, और तकरीबन सभी ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसे जैसे वर्ल्ड कप जीतने के बाद की तस्वीर होती है। कोई मैं समझ नहीं पाया कि अगर आप वहाँ पर एक जनाजे पे जा रहे हैं तो उसके कोई आदाब हैं, उसी एतबार से रखिए तो बेहतर होगा। आगे चलते हैं, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। चीन में बदनवानी के इल्ज़ाम में 2 साबिक वज़राए दिफा को सजाए मौत, मिलिट्री जर्नल्स थे ये, जिनको सजाए मौत दे दी गई है चाइना के अंदर, क्योंकि इन्होंने किकबैक्स लिए हैं और पैसे लिए हैं। हमारे यहां अगर ऐसा किया होता तो तरक्कियां एक्सटेंशंस उन्होंने जाने नहीं छोड़नी थी, और जब उन्होंने फौत हो जाना था क़ज़ाए इलाही से अपनी उम्र पूरी करके, तो उनके खानदानों ने उनकी तस्वीरें लगा लगा के दीवारों पर बताना था कि हमारे बुजुर्ग के कितने एहसान है इस मुल्क के ऊपर। अगर हमारा ये वाला बुजुर्ग ना होता तो पाकिस्तान तो आज अपनी इस हैसियत में होता ही ना। ये नहीं उन्होंने बताना कि उनकी लूटी हुई दौलत आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो मुश्ताक मनाज साहब को जनाजे पे रोका है ना, ये इस काम का मैं बड़ी मुद्दत से इंतजार कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर ये काम शुरू हो। जब तक आप करप्ट लोगों से हाथ मिलाते रहेंगे, उनके साथ तस्वीरें लेते रहेंगे, उनको आप नॉर्मल ट्रीट करते रहेंगे। मैंने पहले भी बहुत दफा कहा कि 3 खतरे होते हैं किसी शख्स को भी। अल्लाह का कि मैं बुरा काम करूंगा, अल्लाह के हुजूर मेरी जाहिर है पूछ होगी। तो शुरू में शायद लोगों को गिल्ट होता, जब 2-4 दफा गलत काम कर लिया, वो गिल्ट खत्म हो गया, तो अल्लाह का डर तो इन्होंने भुला दिया, तभी इतनी दीदा दिलेरी से गलत काम करते हैं। दूसरा डर कानून का होता है कि मैं गलत काम करूंगा तो कानून के अंडर आऊंगा,
वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। और तीसरा डर किस चीज़ का होता है कि मुझे सोशली एम्बैरसमेंट होगी, लोग मुझे इज्जत नहीं करेंगे। हमारे उल्टा है, कुछ भी कर लो, कितनी भी करप्शन कर लो, कितना भी बुराई कर लो, हमारे लोग जो हैं वो जफियां डालते हैं जाके। मतलब हैरत की बात है कि क्या किया जाता है। मतलब हमारे यहाँ इस चीज़ का मैं तो तसव्वुर करके भी हैरान हो जाता हूँ कि हमारे यहाँ इस सारी चीज़ को किस तरीके से डील किया जाता है कि कोई चोर है या कोई ईमानदार है, दोनों को सोशली एक ही तरह की इज्जत दी जाती है। तो जब तक आप इन चोरों, लुटेरों, करप्ट्स के साथ तस्वीरें बनवाएंगे, जफ्फियाँ डालेंगे, खड़े होंगे, शादियों पे इकट्ठे होंगे, जनाजों पे इकट्ठे होंगे, ये यही काम करते रहेंगे, क्योंकि आप उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि आप कोई अनोखा काम तो नहीं कर रहे, हमें आप नापसंद तो है ही नहीं, हम तो आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आप तो बड़ी खास चीज़ है, आइए हम आपके साथ तस्वीर लेते हैं। तो वो समझते हैं कि यार मैंने तो कम करप्शन की है, मुझे तो और करनी चाहिए, इनको तो फर्क ही नहीं पड़ता, कानून पहले ही मेरे हाथ में, अल्लाह का मुझे डर नहीं, इनका थोड़ा डर था, ये तो गुलाम है, ये तो साथ खड़े हो के तस्वीरें खिंचवाते हैं या मेरे हाथों से शील्डें लेते हैं, तो मैं तो कोई अहम आदमी होगा ना, मैंने कोई गलत काम थोड़ी किया है। अगर एक शख्स बड़ा करप्ट है और उसने बड़ी करप्शन की और उसे थोड़ी बहुत शर्मिंदगी भी है और आप जाकर उससे शील्ड वसूल करते हैं कहीं पे, तो वो शख्स क्या सोचेगा अंदर से कि यार मुझे गलत फहमी हो रही, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो रोल मॉडल हूं सोसाइटी में, इसलिए मेरे हाथ से शील्ड ली जा रही है। तो हम भी इसमें इन्वॉल्व हैं, पूरे के पूरे जिम्मेदार हैं जब हम ये करवाते हैं। तो बहरहाल अब सूरत हाल ये बन रही है कि एक तरफ चीन में सजाए मौत है और हमारे यहाँ एक्सटेंशंस और पता नहीं क्या कुछ जो है वो ऑफ़र किया जाता है, किसी जगह पर रुका ही नहीं जाता। अच्छा जी, अगली खबर, ये तस्वीर देख लीजिए एक बच्चे की, फुटपाथ पर सोया हुआ है। जो लोग मजाक उड़ाते थे पनाहगाह का, उनको ये समझ हो कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। फिर ऐसे ही बच्चे बेचारे जो सड़कों पर हैं, उनके साथ ज़्यादती के केसेस सामने आते हैं, ज़्यादती करके कत्ल कर दिया जाता है। तो इसलिए पनाहगाह भी इमरान खान ने बनाई थी कि ख़वातीन भी बेचारी बेघर होती हैं। ख़वातीन के लिए अलग सेक्शन था, मर्दों के लिए अलग सेक्शन था, बच्चों के लिए अलग सेक्शन था, ताकि उन्हें प्रोटेक्ट भी किया जा सके, उन्हें सोने की जगह भी दी जा सके और उन्हें खाना भी 2 वक्त का दिया जा सके। सुबह नाश्ता मिलता था, शाम को डिनर मिलता था। ज़ाहिर है दोपहर का खाना भी इंसान को चाहिए होता है, लेकिन अगर 2 खाने भी मिल जाएं तो इंसान फिर भी सरवाइव कर जाता है। तो इसलिए उन पनाहगाहों को मजाक उड़ाते रहे और जैसे ही इन्हें पहला मौका मिला उनको गिरा दिया। दाता दरबार के सामने जो पनाहगाह थी वो गिरा दी गई, जो साहिवाल के अंदर पनाहगाह थी उसको वहां पर जिमखाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी, और भी तकरीबन हर जगह पर यही कारनामे जो है वो सरंजाम जो है वो दिए गए। कोई काम जो आप गरीब के लिए करेंगे वो उसके ये दुश्मन है, उसको ये किसी सूरत भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। आखिरी खबर, पाकिस्तान में धड़ाधड़ लोड शेडिंग हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं है कि लोड शेडिंग को किसी तरीके से बंद करें या लोड शेडिंग का कोई मामला जो है वो कम हो। हालांकि पाकिस्तान के पास जो कैपेसिटी है बिजली प्रोड्यूस करने की वो बहुत ज़्यादा है और उसके हम कैपेसिटी पेमेंट भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रोडक्शन नहीं हो रही और लोगों को गर्म तरीन मौसम में भी जो बिजली है वो मुयस्सर नहीं आ रही। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।